Assalamu alaikum. Today we are going to discuss radiochemical analytical method. I believe that you all are familiar with the concept of radioactivity. Radioactivity is basically a spontaneous process. It means that it happens on its own. We do not have any stimulus for that, but it is happening in the कंपाउंड ऑन इट्स ओन लाइक अगर हमारे पास एक एटम है जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है और न्यूक्लियस किस सूरत में स्टेबल नहीं होता आपको पता है कि किसी भी एटम में तीन मेजर पोर्शंस होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स protons and neutrons are focused in the nuclear region और न्यूट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर प्रोटॉन्स से बहुत ज़्यादा हो दैट मेक्स द न्यूक्लियस अनस्टेबल ओके सो तो न्यूक्लियस की जो अनस्टेबल नेचर होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस that mostly causes the atom to become radioactive in nature और radioactivity किस तरह से उसमें होती है जो उसके पास excess neutrons हैं वो उन neutrons को lose करने की कोशिश करता है to become stable in nature अब जब भी कोई भी atom neutrons lose करेगा it will get converted into a new type of atom हो सकता है कि वो उसका एलिमेंट बिल्कुल चेंज हो जाए और जो न्यू एलिमेंट फॉर्म हो वो स्टेबल भी हो सकता है और रेडियो एक्टिव भी हो सकता है बोथ थिंग्स कैन हैपन और साथ में वो जो न्यूट्रॉन रिलीज होता है दैट न्यूट्रॉन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिविटी और न्यूट्रॉन की जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होती है उसकी हाफ जैसे ही वो न्यूक्लियस से रिलीज होता है वो थोड़ी ही देर में विद इन अ फ्यू मिनट्स वो अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है ठीक है सो बेसिकली दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जिससे आप सब लोग वैसे भी फेमिलियर होंगे वी जस्ट हैव रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट अब रेडियो एक्टिविटी को हम फार्मास्यूटिकली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दैट अच्छा सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम देख लेते हैं द फर्स्ट थिंग इज द यूनिट ऑफ रेडिएशन कि आप रेडिएशन को किस तरह से मेजर करेंगे here we have the unit of radiation basically radiation का जो unit है that is the curie which is based on the name of the scientist who discovered the phenomena of radioactivity क्यूरी जो है वो मोस्टली जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज उसका यूनिट है दैट इज़ अ मिली क्यूरी क्योंकि हमारे पास जो मिली जो उसका लोअर सॉरी जो हम सब मल्टीपल इसका मिली है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज फॉर द रेडियो एक्टिविटी so how do we define a millicurie basically curie is the amount of radioactive material in a sample it is defined as a source which decays at the rate of 3.7 into 10 raised to power 10 disintegration per second what does it mean कि एक आपके पास जो सैंपल है वो 1 सेकेंड में उसमें से 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 टाइम्स वो ब्रेक डाउन होगा उसमें से न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे और वो न्यू कंपाउंड में चेंज हो जाएगा ठीक है एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिली क्यूरी इट इज बेसिकली अ सैंपल विच इज डिकेइंग एट 3.7 into 10 raised to power 7 disintegrations per second and a microcurie decays at the rate of 3.7 into 10 raised to power 4 dps okay so basically जो क्यूरी है that is telling you about the number of times a sample is going to decay in a particular time okay so अच्छा उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो रेडियो एक्टिविटी है दैट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर जब कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है बट स्टिल अगर इसको आप क्वांटिटेटिवली देखें तो क्वांटिटेटिवली हमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये चीज़ पता चली है कि जो डिके ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट द रेट ऑफ डिके शुड बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन द सैंपल ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज़्यादा उसके अंदर रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे उतने ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिके होगा ठीक है जैसे जैसे नंबर ऑफ
रेडियो एक्टिव एटम्स उसके अंदर कम होते जाएंगे सैंपल्स में, आफ्टर सम टाइम देन रेट ऑफ डिके विल बी डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, दैट द रेगुलरिटी इन द नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर यूनिट ऑफ टाइम हैज remain constant unless there are a small number of radioactive atoms in the sample, okay. So basically regularity जो है decay की, जो rate of decay है, that is going to remain same only until the number of radioactive atoms in a sample are large. जैसे ही वो स्मॉलर नंबर की तरफ जाने लगेंगे, द रेट ऑफ डिके इज गोइंग टू चेंज, और वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, उसके अंदर रेगुलरिटी नहीं रहेगी। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अबाउट रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीज़ें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि मिली जो यूनिट ऑफ रेडिएशन है उसके थ्रू आप अपना प्लान ऑफ वर्क डिज़ाइन करते हैं, अपने मेथड को वैलिडेट करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके थ्रू आप ये फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से आपने रेडियो एक्टिविटी को फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव some very important pharmaceutical applications of radioactivity, which are mechanisms of reaction. किसी भी reaction के mechanism को हम understand करने के लिए nuclear chemistry को apply कर सकते हैं. Next we can understand the metabolism of drug, toxicity of substances and biosynthesis of natural products. ये सब चीज़ें किस तरह से होती हैं, इसके लिए हमारे पास तीन बहुत important रेडियो केमिकल मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास एक्टिवेशन एनालिसिस, या जिसको आप न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का भी नाम देते हैं, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं NAA से, ठीक है। NAA or neutron activation analysis is a nuclear process which is used for the determination of concentration of elements in a vast amount of materials, okay. It जैसे कि इसका नाम, आपको न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का नाम से आपको पता चल रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन द एक्साइटेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स सो दैट द ट्रीटेड सैंपल एमिट्स गैमा रेज, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एटम में से जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, दोज न्यूट्रॉन्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड टू एक्साइट सम अदर सैंपल, और उस सैंपल को जब आप एक्साइट करेंगे तो उस सैंपल में से गैमा रेज एमिट होंगी, विच आर नॉर्मली डिटेक्टेड यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से तरह के रेडिएशन को हम किस इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं। सो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में आपके पास गैमा रेज की डिटेक्शन होगी, ओके। एंड द एक्टिविटी विच इज इंड्यूस्ड in one or more element of the sample by radiation, it will it will cause the commonly thermal neutrons from nuclear reactor source, okay. Next we are going to bombard the sample with neutrons from a thermal nuclear source, um, and these neutron will cause elements to form radioisotopes, ठीक है। The radioactive emission of each element is established standard, so we can easily identify the sample by comparing with the standard. Advantage of this technique is it does not destroy the sample, and the next advantage is it's a very sensitive technique, and it can detect elements in very low concentrations. It is very useful for trace element analysis. So basically neutron activation analysis से हम क्या कर रहे हैं कि हम एक डिफरेंट सोर्स से न्यूट्रॉन हासिल कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स होगी वो, उससे हम सैंपल को इरेडिएट कर रहे हैं, एंड वी आर कॉजिंग द सैंपल टू बिकम रेडियो एक्टिव इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट न्यूट्रॉन। उस न्यूट्रॉन की वजह से आपका सैंपल रेडियो एक्टिव हो जाएगा, एंड टू बिक रेडियो एक्टिव होने के बाद वो दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए उसमें से भी एमिशंस होंगी, और उन एमिशंस को हम डिटेक्ट करेंगे, और उसकी बेसिस पे हम एलिमेंट की डिटेक्शन करेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इसकी सबसे यूजफुलनेस है वो है ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस में। तो नेक्स्ट यू हैव ट्रेसर मेथड। ट्रेसर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. The principle behind the use of radioactive traces is that
that an atom in a chemical compound is replaced by another atom of the same chemical element, and the substituting atom is however a radioactive isotope. This process is called radioactive labeling. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना जो मेन एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर रहे हैं यूजिंग अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस को हम ड्यूरिंग द प्रोसेस डिटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन a large number of tests. For example, it is used in autoradiography and in nuclear medicine, and most of the time we are using it for CT scans. Okay, single photon emission computed tomography, positron emission tomography, PET scan जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही रेगुलरली डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है. इट यूटिलाइजेस दिस टेक्निक ऑफ ट्रेसर मेथड एंड सिंटिग्राफी. ओके, सिंटिग्राफी एक सिंटिलेशन डिटेक्शन टेक्निक है जिसको हम इसमें यूज करते हैं. ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें ये मेथड यूटिलाइज किया जाता है, द यूरिया ब्रेथ टेस्ट फॉर एच पाइलोरी. एच पाइलोरी की डिटेक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है दैट इज एंडोस्कोपी. पर एंडोस्कोपी इज एन इन्वेसिव मेथड. इन्वेसिव मेथड होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लायंस नहीं होती. बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आप उन पे एंडोस्कोपी परफॉर्म कर सकें, उनको एनेस्थेटिक दे सकें. सो इन दैट केस यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. हाउ डू यू डू दैट? We introduce a labeled urea, which is basically replaced by a C14 कार्बन. ठीक है, C14 आपके पास एक रेडियो एक्टिव कार्बन एटम है. उसमें आप जो रेगुलर आपका यूरिया है, यूरिया के अंदर आपके पास कार्बन होता है, उस कार्बन को आप रिप्लेस करते हैं C14 कार्बन से, एंड देन यू introduce that urea in the patient, and if the labeled urea is metabolized by H. pylori in the stomach, the patient's breath will contain labeled carbon dioxide. ठीक है, अगर हमारे जो भी पेशेंट है उसमें एच पाइलोरी, क्योंकि हमारी बॉडी तो यूरिया को यूटिलाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर देती है. ठीक है, बट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी इन द स्टमक, that labeled urea is going to be metabolized, और उस मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कहाँ से आ रहा है, यूरिया से आ रहा है, सो दैट कार्बन इज गोइंग टू बी अ लेबल्ड कार्बन. और जब ब्रेथ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो बी रेडियो एक्टिव इन नेचर, और वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज isotope dilution method. Again, this is a very important method जो कि pharmaceutically analysis में बहुत ज़्यादा commonly use किया जाता है. It is the most important class of radiochemical quantitative analysis. What do we do in this method? We basically use a weight quantity of radioactively tagged analyte having a known activity is added to a measured amount of sample. The mixture is then mixed to homogeneity, and the fraction of the compound of interest is isolated and purified. The analysis is based upon the activity of the isolated fraction. By counting a weight portion of the purified product, the extent of dilution of active material can be calculated and related to the amount of non-active substances in the ओरिजिनल सैंपल. ओके, सो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं इसके अंदर कि आप इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में ही समझाती हूँ. Basically, isotope dilution method requires the preparation of a quantity of the analyte in a radioactive form. A known weight of the isotopically labeled species is then mixed with the sample to be analyzed. After treating to assure homogeneity between the active and non-active species, a part of the analyte is isolated chemically in the form of a purified compound. By counting a weight portion of this product, the extent of dilution of the active material can be calculated and related to the amount of non-active substance in the original sample. अच्छा, ये सब क्या है कि हम बेसिकली सैंपल के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक
known amount of radioactive substance, ठीक है। और उसके बाद आप आपका जो कंप्लीट सैंपल है, ऑल ऑफ दैट सैंपल इज नॉट रेडियोएक्टिव इन नेचर। आपने कंप्लीट सैंपल के अंदर कुछ अमाउंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप का ऐड किया, उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, कम्प्लीटली वो यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद आप जो आपका एनालाइट है आप उसको उसमें से सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, एंड देन यू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, और उसकी बेसिस पे आप जो आपका अमाउंट ऑफ एनालाइट है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब क्या इक्वेशन है ये कि Wx इज इक्वल टू आर टी अपॉन आर एम डब्ल्यू एम माइनस डब्ल्यू टी। अब इसमें ये सब चीज़ें क्या हैं कि Wx इज द ग्राम ऑफ ट्रेसर हैविंग अ काउंटिंग रेट ऑफ आर टी, जो आपने ट्रेसर इंड्यूस किया था, जो आइसोटोप आपने रेडियो एक्टिव डाला था, जिसका वेट आपको ऑलरेडी पता है, Wx इज दैट वेट, and RT is the counting rate, yes, scintillation of that particular isotope, okay. And Wm is the grams of isolated and purified mixture of active and inactive species with a counting rate of Rm। और जो आपने separate किया था, जो purify किया था, that is denoted by Wm and Rm, और Wt क्या है, weight of the tracer, ठीक है। The isotopic dilution technique has been used for the determination of about 30 elements in a variety of matrix material। यानी कि आप इसको काफ़ी मल्टीपल तरह के एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो मिक्सर्स में प्रेजेंट है, इजीली आप उसको आइसोटोप डाइल्यूशन के थ्रू आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिवली उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये सब काम करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम उसकी तरफ आ जाते हैं कि इन सब चीज़ों को हम मेजर किस तरह से करते हैं। The quantitative determination of nuclear radiation is based on the measurement of ionization or excitation that may be produced during the interaction of the radiation with the bound electrons of a medium. Okay. Since the radioactive disintegration takes place in a random manner and vary in rate and energy with the nature of the substance, the detector or the measuring instrument must possess two important characteristics. Basically, जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स जितने भी हमारे पास हैं, उनके जितने भी एनालिटिकल मेथड है, रेडियो एनालिटिकल मेथड, all of those have a very basic instrument which is detector। आपने बेसिकली ये डिटेक्ट करना है कि रेडिएशंस कितनी रिलीज हो रही हैं, कितने टाइम में रिलीज हो रही हैं, और उसका रेट क्या है। सो फॉर दैट यू द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अ डिटेक्टर। और उस डिटेक्टर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने ज़रूरी हैं, दैट इट शुड हैव अ रैपिड रिस्पॉन्स एंड इट शुड बी सेंसिटिव टू स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिटेक्टर आपके पास अवेलेबल हैं, बट तमाम रेडियो एक्टिव डिटेक्टर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। द फर्स्ट वन इज विंडो और वॉल थिकनेस, which is expressed in milligram per centimeter cube, milligram per centimeter square, and the size of that window, ठीक है। the next thing is resolution time, कि वो कितने टाइम में आपकी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है। एम्प्लीफिकेशन, कि वो सिग्नल को कितना इन्हेंस कर सकता है, बिकॉज वी नो, अभी मैंने जब आपको यूनिट ऑफ रेडिएशन बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो उस अमाउंट ऑफ रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए आपको सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत है, सो इट कैन बी एक्यूरेटली एनालाइज्ड। Background counting rate, efficiency, sensitivity to operating variables like applied voltage, pressure of filling gas, operating lives, etc. ठीक है। ये जो pressure of filling gas है, applied voltage है, all of these are used for causing excitation to the sample। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे कुछ अलग अलग instruments हैं that are mostly used for alpha, beta and gamma type of radiation। Gas sphere transducers, scintillation counters, and semiconductor detectors are all sensitive to alpha, beta and gamma rays। ठीक है। अगर आपको हम बेसिकली डिटेक्टर की सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं, अपने सैंपल की बेसिस पे, कि अगर हमें पता है कि सैंपल से अल्फा रेज एमिट हो रही हैं, तो वी मोस्टली यूज डिस्टिलेशन। alpha emitting samples are generally counted as thin deposits prepared by electrodeposition or by distillation and condensation।
These deposits are then sealed with thick windows and counted in windowless gas flow proportional counters और ionization chambers. हमारे पास जो गैस काउंटिंग चैम्बर्स हैं वो तीन तरह के हमारे पास होते हैं. एक तो हमारे पास गीगर मुलर चैम्बर होता है. Next we have a proportional counter and third one is ionization chamber. उसमें से जो आपके पास gas flow counters हैं और ionization chambers हैं, both can be used for detection of alpha emitting samples. Okay. Liquid scintillation counting is also becoming more important for counting alpha emitters because of the ease of sample preparation and the higher sensitivity for alpha particle detection. Scintillation basically क्या होती है कि जैसे ही कोई particle pass होता है, जो आपका मीडियम है दैट गिव्स अ स्पार्क, उसमें से एक रे ऑफ लाइट या स्पार्क उसमें से रिलीज होता है विच गिव्स यू द विच टेल्स यू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एन अल्फा पार्टिकल. ठीक है. फॉर बीटा सोर्सेज वी यू विच हैव एनर्जी मोर देन ऑफ 0.2 milli electron volt, a uniform layer of sample is counted with a thin windowed Geiger or proportional tube counter. ठीक है. अगर हमारे पास अल्फा particle है, we are using a thick window counter, and if we have a beta source जिसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, whose energy is more than 0.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप उसको किससे काउंट करेंगे? थिन विंडोड गीगर और प्रोपोर्शनल ट्यूब काउंटर से. ठीक है. फॉर लो एनर्जी बीटा मीटर सच एज carbon 14, sulfur 35 and tritium, liquid scintillation counters are preferable. इसका मतलब क्या है कि जो liquid scintillation counters हैं they are more useful क्योंकि आप इससे अल्फा पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और बीटा पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज गैमा रेडिएशन. गैमा रेडिएशन और एक्सरे रेडिएशन जो है उन दोनों को आप बिल्कुल सेम तरह के डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं. जो आपके एक्सरे के इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैमा रेडिएशन. ओके. So interference for alpha and beta radiation is avoided by filtering the radiation with a thin film of aluminum or mylar. ठीक है. करते क्या है हम, अगर हमारे पास सैंपल में से अल्फा बीटा और गैमा तीनों तरह की रेज जो हैं वो एमिट हो रही हैं, व्हाट डू वी डू? वी आर गोइंग टू सेपरेट अल्फा बीटा एंड गैमा रेज. ठीक है. अल्फा और बीटा को हम डिटेक्ट करेंगे यूजिंग सम गीगर मुलर काउंटर और प्रोपोर्शनल ट्यूब काउंटर और सिंटिलेशन काउंटर, और गैमा रेडिएशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज फॉर एक्सरेज. ओके. So, the first one is gas ionization chamber. Gas ionization chamber जो होते हैं बहुत ज़्यादा important है. उनकी जो उनका method है that is basically dependent on the electric field gradients. और इसकी हम डिटेल में वर्किंग स्टडी नहीं कर रहे हैं, that is too much physics. So we only have to know कि किस तरह के अगर हमारे पास सैंपल में किस तरह के पार्टिकल्स होंगे तो हम किस तरह का डिटेक्टर सिलेक्ट करेंगे, और देन वी कैन स्टडी द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटेक्टर इन डिटेल. At this level we are not going to study the working of detector in detail, that is too much physics. Okay. अच्छा. अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है विद रिस्पेक्ट टू द radioactive isotopes which is the radionuclide. Radionuclide basically क्या होता है? कोई भी आपका रेडियोएक्टिव मटेरियल जिसको आप फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल आपका, दैट इज बेसिकली अ रेडियोन्यूक्लियाइड. A radionuclide is an atom that is excess nuclear energy which makes it unstable. This excess energy can be used in one of the three ways: emitted from the nucleus as gamma radiation, transferred to one of its electron to release it as a convergent electron, or used to create and emit a new particle, alpha particle or beta particle from the nucleus. Okay. अच्छा. ये जो आपका अनस्टेबल न्यूट्रॉन है वो तीन काम कर सकता है. या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैमा रेडिएशन में, या वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा और बीटा पार्टिकल में, या वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा, खुद वो न्यूक्लियस में ही रहेगा बट अपनी एनर्जी वो किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम. ओके.
अच्छा, ड्यूरिंग दोज प्रोसेसेस द रेडियोन्यूक्लियोइड इज सेट टू अंडरगो रेडियोएक्टिव डीके। जब इसमें ये तीनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, we basically say that the compound is undergoing radioactive decay, means radioactivity का process हो रहा है, and these emissions are considered as ionizing radiations because they are powerful enough to liberate an electron from another atom. अब रेडियो एक्टिविटी, ये जो इसके अंदर तीनों प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एक्साइटिंग एन अदर एटम और अनदर सैंपल। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो हमने अभी डिस्कस किया है सारा, कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए। सो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जिस भी कंपाउंड को हम यूज़ करने जा रहे हैं वो एनालिटिकली कितना प्योर है। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ radionuclides, it is a very important term, and it is defined as the ratio expressed as percentage. क्या इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये कि ये रेशियो है, सेकेंडली आप इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द डिजायर्ड रेडियो न्यूक्लियोटाइड टू द टोटल रेडियो एक्टिविटी ऑफ द सोर्स। यानी कि आपके पास एक टोटल जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसमें से आपका कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, दैट इज बेसिकली द रेडियो न्यूक्लियाइड प्योरिटी। द प्योरिटी लिमिट्स आर डिफाइंड इन फार्माकोपिया मोनोग्राफ। अच्छा, फार्माकोपियल मोनोग्राफ्स में आपके पास रेडियो न्यूक्लियाइड की प्योरिटी की लिमिट्स होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फार्माकोपिया इट शुड बी 99.9% प्योर। मोस्टली जो आपके पास रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा प्योर नहीं होते, उसको प्योर बनाने के लिए आपको अलग से प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। ओनली देन यू कैन यूज दोज रेडियो न्यूक्लियाइड्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड प्योरिटी इज नॉर्मली परफॉर्म्ड using gamma ray spectroscopy. Positron emitting radionuclides also use half life determination. ठीक है, आप हाफ लाइफ के थ्रू भी उनकी प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं और गैमा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी। आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं आप रेडियो न्यूक्लाइड की, एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप अगर डायग्नोसिस के लिए रेडियो न्यूक्लाइड को यूज़ कर रहे हैं या आप किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए रेडियो न्यूक्लाइड की प्योरिटी को यूज़ कर रहे हैं, अगर वो प्योर नहीं होगा तो इससे क्या होगा? अगर उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल ज़्यादा प्रेजेंट हो, यानी कि जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे उतना तो रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद है, लेकिन जो इम्प्योरिटी मौजूद है वो भी रेडियो एक्टिव इन नेचर है, तो अगेन हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है उसकी प्योरिटी डिजायर्ड प्योरिटी से कम है, तो इन दैट केस अगेन इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, और जिस तरह से हमने रिजल्ट्स को वैलिडेट किया हुआ है उस तरह के रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है रेडियो न्यूक्लाइड्स की? इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर मोड ऑफ डीके, हाफ लाइफ एंड द एनर्जीज ऑफ इट्स न्यूक्लियर एमिशंस। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स हैं उन सब के स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। तो जब हमारे पास एमिशंस होती हैं हम उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, और उसकी बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन सा न्यूक्लाइड है, उसका मोड ऑफ डीके, हाफ लाइफ और एनर्जी जो है वो किस स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रही है, उसकी बेसिस पे हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है। द रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ is readily determined by successive counting of a given source of the nuclide over a period that is long compared to its half-life. ठीक है। The energy of nuclear emission is often determined by the maximum range of penetration of the radiation in the matter in case of alpha and beta particles, and by the full energy peak or photo peak in case of X and gamma rays. अगर आपके पास अल्फा या बीटा पार्टिकल्स हैं तो आप ये देखते हैं कि उन्होंने ट्रेवल कितना किया है, द रेंज ऑफ ट्रेवल, द रेंज ऑफ पेनिट्रेशन इज गोइंग टू गिव यू द नेचर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। और अगर आपके पास गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं या गैमा रेज हैं, देन यू आर गोइंग टू मेजर इट यूजिंग energy peaks or photo peaks. Okay. The activities of radiopharmaceutical solutions are in ranges of millicuries per ml. ठीक है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में, दैट इज millicuries. And but for detection it needs to be diluted before assay.
the diluent must be compatible with respect to pH and redox potential so that no hydrolysis or change in oxidation state occur, as it may cause adsorption or separation of the radionuclide from solution. ठीक है, अच्छा ये इसका मतलब क्या है कि हमें जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं अपने असे के लिए, तो हमें बेसिकली ऐसा डाइल्यूट यूज करना है जो फर्दर कोई और रिएक्शन कॉज ना करे. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रेडियो एक्टिविटी. तो जब डाइल्यूट ऐड करने की वजह से, क्योंकि मोस्टली जो हमारे डाइल्यूट है वो एक्वस होते हैं, एक्वस इन नेचर होते हैं, सो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस हैपनिंग इन दैट रिएक्शन. ओके, अच्छा हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए. तो जो रिडॉक्स पोटेंशियल है उसको भी हम देखते हुए डाइल्यूएंट का सिलेक्शन करेंगे. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द मेथड्स व्हिच आर बेस्ड ऑन रेडियोकेमिकल एनालिसिस. ठीक है, हम सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है. रेडियो एक्टिविटी आप ऑलरेडी फेमिलियर है. उसके बाद आपको ये समझना है कि रेडियो एक्टिविटी को हम फार्मास्यूटिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन 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 प्रोसीजर्स के ऊपर हम रेडियो केमिकल मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे बुक में भी ये मेंशन्ड है ऑलरेडी. आप चाहें तो यहाँ से इसको हियर 23.8 जो है आपके पास आर्टिकल नंबर, इसमें आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव मेथड्स की, वो यहाँ पे आपको गिवन है. उसके अलावा आपके पास कुछ जनरल एप्लीकेशंस है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, विच आर मेंशन्ड हियर. कि आपके पास स्मोक डिटेक्टर्स में ये यूज़ होता है. स्मोक डिटेक्टर्स में आपके पास एमेरिशियम 241 यूज़ हो रहा है. रेडियो आइसोटोप्स हैं वो रेगुलरली यूज़ होते हैं. सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको स्टडी करने के लिए, रेस्पिरेशन को स्टडी करने के लिए आपके पास रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, जिसमें आप फॉस्फोरस को लेबल करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो आपका पूरा एटीपी और एडीपी में यूटिलाइज हो जाता है. तो आप इजीली जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसको आप लेबल्ड फॉस्फोरस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा gamma rays from cobalt 60 are used to irradiate food which kills many disease, यानी कि आप उसको बैक्टीरिया किल करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं. उसके अलावा बोन इमेजिंग टेक्निक्स, सबसे ज़्यादा जो बोन स्कैन्स होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो दीज आर सम जनरल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड यू हैव सम स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपने डिस्कस किया कि रेडियो आइसोटोप्स की जब हम बात कर रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्योरिटी, इन देयर आइडेंटिफिकेशन एंड द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ दीज आइसोटोप्स. ठीक है, तो आप जितने भी आपको ये सब चीज़ें इसमें कवर करवाई हैं बुक से भी, और जो हैंडआउट मैं आपको दे रही हूँ उन दोनों से आपने इसको कवर करना है. नेक्स्ट यू हैव दिस वन मोर टॉपिक लेफ्ट इन दिस वन विच इज़ रेडियो इम्यूनो अस्से, जो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू क्लास.